Good evening, everyone. Am I audible, बेटा? Yes, sir. ओके. लास्ट क्लास हमने बेटा एमओटी को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है? मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में हमने सीखा कि जैसे एक कोई एटम होता है बेटा, एक एटम के लिए उसकी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चल जाती है. सिमिलरली, अगर मुझे किसी मोलिक्यूल की इंफॉर्मेशन चाहिए कि मोलिक्यूल की आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, किस तरीके से वो बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ उसमें अरेंज किस तरीके से इलेक्ट्रॉन बेटा, उसके लिए हमें एमओटी यानी मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी की हेल्प लेनी पड़ती है. इसके 3 पॉइंट है, 2-3 पॉइंट्स हैं जो हमें जरूर याद होने चाहिए. सबसे पहला पॉइंट क्या था बेटा कि मेरे पास एटॉमिक ऑर्बिटल कंजर्व रहती है. अगर 2 ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगी तो बेटा एमओटी में जो मोलिकुलर ऑर्बिटल है वो भी हमें 2 ही मिलती. एक बॉन्डिंग होती है, एक एंटी बॉन्डिंग होती है. ठीक है? एक एस दूसरी एस के साथ जब भी ओवरलैप करेगी, एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल. सेकंड पॉइंट जो हमें याद रखना है बेटा, जो पी ऑर्बिटल्स होती हैं, ठीक है? तो पी ऑर्बिटल्स में बेटा 2 तरीके के ओवरलैप पॉसिबल होते हैं. पहला एंड टू एंड ओवरलैप, जिससे हमें सिग्मा बॉन्ड मिलता है. वो ओवरलैप बेटा होता है पी जेड के बीच में, सिग्मा पी जेड. ठीक है? और एक बेटा पाई टाइप का होता है मेरे पास ओवरलैप. वो कौन सा बेटा? जब पी एक्स और पी वाई आपस में ओवरलैप करते हैं, वो मिलता है बेटा सिग्मा पी जेड. और ये पाई पी एक्स पाई, दोनों पाई एमओटी की यानी मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी सिमिलर होती है. अब सिग्मा की एनर्जी बेटा, बॉन्डिंग वाले सिग्मा की एनर्जी बॉन्डिंग वाले पाई की एनर्जी से कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है. मैंने बताया था कि C2B2N2 वो क्या होते हैं बेटा? छोटे होते हैं. उस केस में पाई की एनर्जी सिग्मा से कम होती है. बाकी जब 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आते हैं, ऑक्सीजन हो गया और मेरे पास नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, और भी काफी हो गए, फ्लोरीन हो गया F2, उन केसेस के अंदर मेरे पास पाई की एनर्जी बेटा थोड़ी ज्यादा होती है देन सिग्मा से. उसमें सिग्मा की एनर्जी सबसे कम होती है बॉन्डिंग वाले केस में. बस ये कुछ पॉइंट्स बेटा हमें याद रखने थे. अब इनके बेसिस से मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से बॉन्ड पॉसिबल हैं. जैसे हीलियम 2 पॉसिबल नहीं होता क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाता है. ठीक है बेटा, ऐसे आप काफी सारे मॉलिक्यूल्स की एमओटी को बना सकते हैं. बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड CO एक ऐसा एग्जांपल है बेटा, इसकी एमओटी काफी अलग होती है बाकी से. ऐसा क्यों होता है? पहला रीजन तो क्या देगा बेटो, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहते हैं 1s2 2s2 2p2. ऑक्सीजन की होती है बेटा 1s2 2s2 2p4. अब आपको देखने में लग रहा होगा कि ये 1s और ये 1s सेम एनर्जी पे, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि ऑक्सीजन बेटा क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. ये क्या करता है, ड्यू टू मोर जेड इफेक्टिव, इन ऑर्बिटल्स को अपने थोड़े पास रखता है. एज ए रिजल्ट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला जो एटम है, उसकी एटॉमिक ऑर्बिटल यानी उसकी 1s इस कार्बन की 1s से थोड़ी कम एनर्जी पे होती है. एज ए रिजल्ट इन दोनों के अंदर बेटा मेरे पास जो ओवरलैप होता है ना, वो अच्छा ओवरलैप नहीं हो पाता. तो यहाँ पर क्या करें बेटा, ओवरलैप कैसे करें? अगेन यहाँ पर बेटा, तो यहाँ पर ये पहला ऐसा एग्जांपल है जहां पर बेटा ओवरलैपिंग होने से पहले, यानी ये एटम था, ये एक एटम था, एक एटम ने बेटा ओवरलैपिंग करने से पहले ही थोड़ी हाइब्रिडाइजेशन कर ली. यानी बेटा ये S देखो 2s2 2p2 था, तो बेटा ये 2s और p का 1 ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके क्या बनाता है बेटा, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना लेता है. और बाकी दोनों के दोनों 2p अनहाइब्रिड होते हैं. ये इसलिए करता है ताकि ये ओवरलैपिंग अच्छी कर सके मॉलिक्यूल के अंदर, और एनर्जी जो गैप है बेटा वो कहीं ना कहीं थोड़ा ब्रिज हो जाए. एनर्जी गैप, जितना भी एनर्जी में डिफरेंस है वो कम से कम डिफरेंस रहे. सिमिलरली बेटा जो ऑक्सीजन होता है, वहां पर भी 1s2 नहीं, 2s2 और 2p, 2p की ऑर्बिटल क्या करती है बेटा, हाइब्रिडाइज हो जाती है. तो देखो अब एक्चुअली में एमओटी किन से बनेगी, एमओटी बेटा 1s2 से बनेगी, 1s2 से यहाँ पर 1s2 होगा. और ये जो बेटा 2s2p3 था ना, तो इस वाले s ने एक p के साथ ओवरलैपिंग करके sp ऑर्बिटल बना ली. एक sp ऑर्बिटल दूसरी sp ऑर्बिटल. ऐसे बेटा यहाँ पर एक sp ऑर्बिटल दूसरी sp ऑर्बिटल, और 2p ऑर्बिटल बेटा यहाँ भी एम्प्टी है अनहाइब्रिडाइज्ड,
और 2 p ऑर्बिटल यहाँ भी एम्प्टी है, अनहाइब्रिडाइज्ड। क्लियर? अब इसकी ओवरलैपिंग बताता हूँ कि ओवरलैपिंग कैसे हो रही है। ठीक है बेटा, आगे चल। देखो बेटा, ये आपको याद ही करनी पड़ेगी, इसको आपको तरीका बता दूंगा, अदरवाइज और कोई मेथड नहीं होता बेटा। ठीक है, चलिए देखो, यहाँ पर बेटा एक थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर थोड़ा सा मेरे पास ये 1s ऊपर होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो इनकी ओवरलैपिंग होती है बेटा, और यहाँ पर ये थोड़ा सा ऐसे ऊपर होगा, ये ओवरलैपिंग हुई बेटा। ठीक है, और ये ओवरलैपिंग। ठीक है, ये मेरे पास हो गया 1s। देखो ये 1s और ये 1s। ठीक है, ये बेटा क्योंकि ऑक्सीजन वाला 1s थोड़ा सा लोअर एनर्जी होता है देन कार्बन वाला 1s। उसके बाद आपको देखो मैंने बताया था कि sp ऑर्बिटल 2, एक sp, दूसरी sp, और 3 में 2 मेरे पास p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड। यहाँ पर भी एक sp, दूसरी sp और 2 ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड। तो टोटल मुझे कितनी ऑर्बिटल बनानी है? 1 2 3 4। तो यहाँ पर मैंने कितनी बनाई बेटा? 1 2 3 4, 1 2 3 4। बनानी कैसे है? हमेशा याद रखो बेटा, ऑक्सीजन साइड वाली पकड़ो, ऑक्सीजन साइड की एनर्जी कम होती है अगेन, क्योंकि बेटा यहाँ पर जेड इफेक्टिव थोड़ा ज्यादा होता है। तो ऑक्सीजन वाली एसपी यहाँ पर, फिर उसके जस्ट थोड़ा लेफ्ट साइड जाएंगे ये एसपी कार्बन की, फिर उसका जस्ट थोड़ा राइट साइड जाएंगे ये एसपी ऑक्सीजन की, फिर राइट लेफ्ट साइड जाएंगे एसपी ऑक्सीजन की। सिंपली कहने का मतलब बेटा, दोनों एनर्जी लेवल कभी भी सेम लेवल पे नहीं होती, ऑक्सीजन वाले की एनर्जी हमेशा कम होती है देन कार्बन से। अब देखो ये बेटा जो एसपी था ना, ये किसी के साथ इस वाले एसपी के साथ इसकी एनर्जी मैच ही नहीं की, तो एज इट इज रहता है, इसको बोलता हूं बेटा नॉन बॉन्डिंग। इस वाले एसपी ने दूसरे वाले एसपी के साथ ओवरलैपिंग की, और बेटा ओवरलैपिंग करने के बाद एक बनाया बॉन्डिंग और एक बनाया बेटा एंटी बॉन्डिंग। और ये ओवरलैपिंग ऐसी होती है बेटा कि जो सिग्मा स्टार एसपी है ना, सबसे ज्यादा हाई एनर्जी में पहुंच जाता है। सिंपल है। और बेटा ये वाला जो एसपी है ना, ये मेरे पास धीरे 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 क्या करता है बेटा, है तो ये नॉन बॉन्डिंग, लेकिन इसके अंदर स्लाइट कैसा करेक्टर रहता है बेटा, थोड़ा सा एंटी बॉन्डिंग करेक्टर आ जाता है, यानी इसकी एनर्जी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। और 2p वाला इजीली पाई बॉन्ड बनाता है बेटा, और यहाँ एक पाई बॉन्ड बनाता है, पाई और पाई स्टार। तो बेटा देखो ये इसकी मेरे पास एमओटी होती है, इसको आपको एक दो बार लिख के देखना है एज इट इज। ठीक है, इसमें आप लॉजिक नहीं बता सकते, कोई भी नहीं बता सकता लॉजिक से कि क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन बेटा ये आपको लर्न होनी चाहिए, क्योंकि आगे आप +2 में जाएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड की एमओटी काफी जगह यूज होती है बेटा, ये आपको याद ही करना है। तो यहाँ से आप जब बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना, तो बॉन्ड ऑर्डर बेटा आपको 3 ही मिलेगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर 3 बॉन्ड ऑर्डर। यस और नो? सर फिर यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग वाले को कंसीडर करना है? नहीं 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 बेटा, बॉन्ड ऑर्डर निकालते टाइम नॉन बॉन्डिंग वाले को कंसीडर नहीं करना, वो तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया ना बेटा, नॉन बॉन्डिंग है। नॉन बॉन्डिंग का मतलब क्या है? उसने तो बॉन्ड ही नहीं बनाया ना बेटा। ओके सर। देखो इसको सिर्फ 2-3 बार लिख के देखेंगे ना तो याद हो जाएगा। 1s, फिर ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं, sp फिर sp, लेफ्ट राइट साइड sp, लेफ्ट साइड sp। ठीक है, और एक और बात बता दूं, ये इसकी अकेली एमओटी नहीं होती बेटा। ठीक है, ये तो कुल्सन मॉडिफिकेशन होती है। ऐसी बेटा आपको ना इसकी शायद अगर कुछ बुक किसी और बुक में देखें, हो सकता है आपको कुछ थोड़ी सी इससे डिफरेंट एमओटी देखने को मिल सकती है। ठीक है, लेकिन आपसे कोई पूछेगा कभी नहीं कि एमओटी की बना के दिखाओ, डिफरेंट एमओटी आपको मिल सकती है स्लाइड चेंज में, लेकिन उसमें हमेशा बॉन्ड ऑर्डर हमेशा 3 ही मिलेगा आपको बेटा, क्योंकि अलग अलग साइंटिस्ट ने इसकी इंटरप्रिटेशन अलग अलग से तरीके से दे रखी। ठीक है, बस याद रखना कि जो बेटा ये कार्बन वाला होता है ना, ये स्लाइट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर होता है, यानी बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर सबसे हाईएस्ट एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? ये वाले। और इनमें है तो नॉन बॉन्डिंग, लेकिन थोड़ा सा एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर यहाँ पर रहता है। लिख रखा है बेटा, हियर नॉन बॉन्डिंग हैज स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर, ये लिख रखा है बेटा मैंने। ठीक है, ये वाला नॉन बॉन्डिंग, बस इसको लिख के देखना। अभी के लिए सिर्फ इसको लिख के देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, इसको लर्न कर लीजिए, आगे इसका काम आएगा। क्लियर? चलिए बेटा यहाँ से अब चलते हैं आगे। देखो यहाँ तक बेटा हमने बॉन्डिंग के काफी अच्छे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमने कर लिए। हमने देखा कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनती है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, कैसे बेटा बॉन्ड एंगल चेंज होता है मेरे पास, एस करेक्टर कैसे चेंज होता है, पी करेक्टर कैसे चेंज होता है। हमने वेस्पर थ्योरी की बेटा अच्छे से। ठीक है, अब किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर इजीली बता सकते हैं बेस्ड ऑन वेस्पर थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए,
और बॉन्ड बनाइए, स्टेरिक नंबर फाइंड आउट कीजिए और उसको हाइब्रिडाइजेशन और इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री शेप को असाइन कर दीजिए। बहुत सिंपल। फिर हमने देखा बेटा एमओटी, बहुत इंपॉर्टेंट है एमओटी बेटा। काफी सारे बॉन्डिंग के क्वेश्चन, जैसे हीलियम 2 क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, वो हम इजिली एमओटी के बेस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब बेटा हम एंटर करने जा रहे हैं थोड़ा फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। ठीक है, तो देखो सबसे पहला होता है बेटा हमारे पास डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट होता क्या है? डाइपोल मोमेंट बेटा बताता हूं आपको क्या है। सबसे पहले एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब इसकी डायरेक्शन होती है। फॉर एग्जांपल मैंने कार्बन और सीएल को बेटा यहाँ पर लिया, ठीक है, और भी बॉन्ड है, मैं सिर्फ कार्बन और एक बॉन्ड पे फोकस कर रहा हूँ। आपको पता है बेटा कार्बन और सीएल में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सीएल है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सीएल के पास रहेगी बेटा, तो इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। अब क्योंकि यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, तो बेटा देखो क्या हो रहा है यहाँ पर मेरे पास एक डाइपोल क्रिएट हो चुका है, यानी अब ये मॉलिक्यूल पे चार्ज डेवलप हो चुके हैं इस मॉलिक्यूल के एटम के ऊपर, तो इसको बेटा बोलता हूं मैं डाइपोल। अब ये तो मैंने आपको एक सिंपल बात समझाई कि डाइपोल आया, कैसी कुछ वैल्यू होती है? क्या मैं पता कर सकता हूँ कि कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा पोलर है और कौन सा मॉलिक्यूल लेस पोलर है? आंसर है यस। वो किसके बेसिस से बेटा? वो एक मैथमेटिकल रिलेशन होता है, डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। इसकी डायरेक्शन होती है हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव ऑलवेज, ठीक है। तो इट्स मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन द बॉन्ड लेंथ एंड चार्ज प्रेजेंट। बेटा जितना मेरा बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा या फिर जितना मेरे पास चार्ज ज्यादा होगा, ठीक है, हो सकता है कि अगर यहाँ पर फ्लोरीन लेता बेटा तो वो ज्यादा अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता और डेल्टा नेगेटिव थोड़ा ज्यादा होता। तो बेटा इसकी वैल्यू हो जाती है डाइपोल मोमेंट की U इज इक्वल टू Q इंटू L। क्यों क्या बेटा मेरे पास एक चार्ज है, चार्ज कितना होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, या फिर बेटा मैं इसको ESU में भी लिख सकता हूँ। ESU क्या हो जाती है बेटा मेरे पास? ESU हो जाती है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसको बोला जाता है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसको बोलता हूं बेटा मैं ESU। और लेंथ बेटा सिंपल सेंटीमीटर एंगस्ट्रॉम में। तो देखो बेटा अगर मैंने इसकी वैल्यू रखी किसके अंदर? ESU के अंदर और सेंटीमीटर में, तो बेटा मेरे पास ये U की वैल्यू क्या आ जाती है 4.8 इंटू 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। और बेटा जो ये वैल्यू है ना 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर, इसको बेटा बोला जाता है डिबाई। तो एक बात याद रखना, डायपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है बेटा? जनरली अगर पूछें इसकी यूनिट आपको मिलती है बेटा डी/बाई की फॉर्म में। यस और नो? यस सर। ठीक है, तो सिंपल डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये डायपोल हो जाता है। ठीक है, हाँ एक परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर भी होता है बेटा। देखो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आपने पहले पढ़ा होगा, दो तरीके से निकालते हैं। एक होता है बेटा मेरे पास हेनी एंड स्मिथ इक्वेशन। हेनी एंड स्मिथ इक्वेशन क्या बोलती है बेटा? ये मेरे को बोलती है कि आपका बेटा जो डाइपोल मोमेंट होता है वो होता है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर 16 इंटू दो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस प्लस 3.5 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस का स्क्वायर। उसी तरीके से बेटा मैं परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकाल सकता हूं विद द हेल्प ऑफ क्या बेटा? डाइपोल मोमेंट। कैसे? ये होता है बेटा म्यू ऑब्जर्व्ड, यानी जो एक्सपेरिमेंटल आया आपका, ऑब्जर्व्ड जो आपको मिला एक्चुअली में, और डिवाइडेड बाय म्यू कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड मतलब जो आपने बेटा फॉर्मूला से या किसी मेथड से ऑन पेपर कैलकुलेट किया, वो उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे, वो होता है बेटा मेरा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। ठीक है, तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का ये वाला फॉर्मूला भी याद रख लेना, ये तो आपको पता है, ये बेटा हेनी एंड स्मिथ इक्वेशन। चलिए बेटा अब चलते हैं आगे। अब देखो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। देखो बेटा अगर किसी भी मॉलिक्यूल में ना डायपोल मोमेंट 0 है, याद रखना ये वेक्टर होता है बेटा, उसको बोलता हूं पोलर। अगर सॉरी डायपोल मोमेंट नॉन जीरो है उसको बोलता हूं पोलर, एंड इफ डायपोल मोमेंट इज 0 देन इट्स कॉल्ड नॉन पोलर। क्लियर? यस और नो? यस सर। हाँ, और क्योंकि बेटा देखो ये वेक्टर है तो मैं इस दोनों की वैल्यूज को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकता बेटा। वेक्टर से हम आपने पढ़ा होगा, मतलब बेटा एक मेरे पास ए और बी कोई पोलर बॉन्ड है बेटा, तो इसका डायपोल मोमेंट होगा,
उसको μ1 से मैंने डिनोट किया। ऐसे बेटा ए और बी है, ये भी पोलर बॉन्ड है, यहाँ को मैंने μ2 से डोनेट किया और इनके बीच का एंगल थीटा है। तो बेटा यहाँ पर जैसे कि हर वेक्टर क्वांटिटी को निकालते हैं, यहाँ पर मुझे थीटा को भी कंसीडर करना पड़े। तो मैंने डायपोल मोमेंट निकाला नेट μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस μ1 μ2 इनटू cos थीटा। बस आपको ये वैल्यू नहीं निकालनी, आपको सिर्फ आइडिया होना चाहिए कि जो नेट है बेटा इस पूरे मॉलिक्यूल का, देखो अभी हमने क्या पढ़ा था वेस्पर थ्योरी में, एक बेंट टाइप का मॉलिक्यूल बनता है बेटा। तो बेंट टाइप मॉलिक्यूल के अंदर क्या पोलैरिटी होगी, वो बेटा पता करने के लिए मुझे थीटा पता होना चाहिए, किसके अंदर थीटा ज्यादा, किसके अंदर थीटा कम। अब देखो मैं वहां से रिलेट करूंगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको रिवाइज कर लेना बेटा, कल की आपका ऑफ ही रहेगा। वेस्पर थ्योरी को तो जरूर रिवाइज करना, वेस्पर थ्योरी तो बहुत जरूरी है। तो बेटा इस मॉलिक्यूल का ओवरऑल डायपोल मोमेंट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा cos थीटा के, यानी बेटा जितना कम मेरा इन दोनों के बीच का एंगल होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा बेटा मेरा डायपोल मोमेंट होगा। क्लियर? डायपोल मोमेंट होता है, दोबारा बता दो। डायपोल मोमेंट वाला दोबारा बता दो सर। हाँ जी सर वहाँ पर 2μ1 μ2 cos थीटा नहीं आएगा? लो 2 कर दिया, ठीक है। डायपोल बेटा पोलर बॉन्ड पता चले आपको, पोलर बॉन्ड क्या होते हैं? हाँ सर। बस बेटा जो भी मेरे पास पोलर बॉन्ड होगा ना, उसका मतलब उस बॉन्ड में डायपोल मोमेंट प्रेजेंट होगा। लेकिन याद रखना एक बॉन्ड का डायपोल मोमेंट और एक मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट अलग अलग होता है बेटा, क्योंकि वेक्टर सम होता है। जैसे अभी हम सीखेंगे आगे जाके, दूसरा एग्जांपल सर आपकी आवाज सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मान लो बेटा मेरे पास मैंने एग्जांपल लिया ए, यहाँ पर मैंने लिखा बेटा बी। आ रही है मेरी आवाज? कट कट के आ रही है सर। नहीं आ रही सर। अब आ रही है बेटा? कट रही है। अब आ रही है बेटा आवाज? थोड़ी थोड़ी कट कट के। बेटा ये तो डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। चलिए ठीक है, मैं एक बार लीव करके मीटिंग दोबारा आ रहा हूँ, आप लोग लीव मत करना, ठीक है? मैं अभी जो दोबारा रिज्वाइन कर लूंगा। हमारी बेटा आवाज सही? यस सर। ओके चलिए। एक सेकंड वेट कीजिए बेटा, शायद सही आ जाए। अभी तो सही आ रही है बेटा, अभी भी कट के आ रही है सब बच्चों को। सर लैग हो रही है आपकी आवाज। आ रही है बेटा सही आवाज? बेटा क्या सॉल्यूशन करें इसका? कट के आ रही है सर। बिल्कुल ही नहीं सुनाई दे रहा। कट रही है बेटा? अभी भी आवाज कट रही है मेरी? अब नहीं कट सर रही अब ठीक है। अब ठीक है, चलिए अब ठीक आ रही होगी। तो देखो मैं ये कह रहा था, मान लो बेटा मेरे पास AB2 कोई मॉलिक्यूल है, आपने सुना होगा ना लीनियर टाइप के मॉलिक्यूल मेरे देखने मिलते हैं बेटा, आपने पढ़ा होगा ना? यस हाँ। तो मतलब देखो बेटा ये मेरे पास क्या है, ये मॉलिक्यूल मान लो बेटा मेरे पास पोलर है, पोलर बॉन्ड है बेटा, यानी बी के ऊपर बेटा क्या है, नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर भी तो सेम हो रहा होगा बेटा, ये अगर ये वाला ए भी पोलर है तो ये वाला ए भी पोलर होगा, तो यहाँ पर बेटा अगेन नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा। यस और नो? यस सर। तो बताओ बेटा, और ये पोलैरिटी क्या होती है मेरे पास?
मतलब जो डायपोल मोमेंट होता है इस बॉन्ड का, वो क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो बेटा ऐसे होगा, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं डायपोल मोमेंट को। और ये वाला बॉन्ड का बेटा ऐसे होगा, यस और नो? अरे इस वाले बॉन्ड का डायपोल मोमेंट तो ऐसे होगा ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इस वाले बॉन्ड का क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर? तो बेटा बताओ ओवरऑल मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो नहीं हो जाएगा। ये बेटा इसको यहाँ खींच रहा है, ये इसको यहाँ खींच रहा है, ओवरऑल क्या कुछ हुआ, कोई इलेक्ट्रॉन हुआ नहीं, जीरो हो गया बेटा मेरे पास डायपोल मोमेंट। क्योंकि वेक्टर है ना, वेक्टर दोनों को ऐड डायरेक्टली ऐड थोड़ी करूंगा, मेरे को वेक्टर क्या होता है बेटा, वेक्टर में तो जीरो हो जाता है ना इस तरीके से, यस और नो? यस सर। हाँ, तो बस ये इसी चीज का ध्यान रखना बेटा कि हमें ना पूरे मॉलिक्यूल का डायपोल मूवमेंट और एक पर्टिकुलर बॉन्ड का डायपोल मूवमेंट अलग हो सकता है। कि एक बॉन्ड में डायपोल मूवमेंट हो, लेकिन बेटा यहाँ पर मेरे पास पूरा मेरा वाला मॉलिक्यूल क्या हो, नॉन पोलर हो। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। बस जब तक आपको शेप के बारे में नहीं पता ना बेटा, आपको वेस्पर थ्योरी नहीं आती है, तो आप इसको नहीं कर पाएंगे बेटा। तभी एक बार शेप का ध्यान लगाएं, आपको सीधा मॉलिक्यूल दे देगा। आपको ये थोड़ी पता होगा मॉलिक्यूल की शेप आपको खुद निकालनी। तो बस यही होता है बेटा, देखो डायपोल मोमेंट सिंपल पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। बस आपको ओवरऑल देखना है कि कहीं ओवरऑल मेरे पास कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा डायपोल मोमेंट। कैंसिल आउट हो रहा है तो जीरो हो जाएगा, नहीं हो रहा तो डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा। क्लियर? ओके सर। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे चलते हैं। देखो बेटा कौन कौन से फैक्टर हैं जो डायपोल मोमेंट को बेटा अफेक्ट करते हैं। पहला बेटा क्या, डायपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा। ये मेरे पास बता रहा है, ये वाला साइन बताता है बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है बेटा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की। ये हो जाता है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। यानी बेटा मैंने यहाँ पर कार्बन और फ्लोरीन को रखा और कार्बन और क्लोरीन को रखा। सेम बात बेटा, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी 2.1 है, इसकी 4 है, इसकी 2.1 है, इसकी 3.5। यहाँ पर बेटा कितना डिफरेंस आएगा 1.9 का। यहाँ पर कितना डिफरेंस आएगा बेटा, डेल एक्सी का। डेल एक्सी ने बेटा यहाँ पर लिख सकता हूं मैं एक्स ए माइनस एक्स बी, ये जाई ए माइनस जाई बी। यहाँ पर कितना आता है बेटा मेरे पास 2.1 प्लस 3.1 1.4 का। क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस ज्यादा है तो यहाँ पर बेटा म्यू की वैल्यू हायर होगी। यस और नो? यस सर। हाँ, क्योंकि बेटा आगे लॉजिकली भी सोचे, ये बॉन्ड में ना फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, तो ज्यादा नेगेटिव चार्ज की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा आएगी एज कंपेयर टू दिस, डायपोल मोमेंट भी ज्यादा। दूसरा चार्ज के, अगेन बेटा जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा डायपोल मोमेंट। ठीक है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ के। जितना ज्यादा बेटा मेरी बॉन्ड लेंथ होगी ना, आपको देखने में शायद अजीब सोचने में अजीब लगे कि बॉन्ड को लेंथ कर दिया तो कैसे बढ़ेगा, बिल्कुल इंक्रीज होता है बेटा। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज तो मेरे पास डायपोल मोमेंट इंक्रीज, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा के होता है। इसको अभी बाद में यूज करूंगा मैं। ये देखो मैंने यहां से निकाला था थीटा वाला पार्ट। क्लियर बेटा? बॉन्ड लेंथ चलिए। इंक्रीज होने से ये डायपोल मोमेंट कम नहीं होना चाहिए? नहीं बेटा, मैंने वही तो बोला, इसकी देखो डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, चार्ज इनटू बॉन्ड लेंथ। तो जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ उसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा बेटा। क्लियर? ओके सर। ठीक है, चलिए देखो जितना लंबा मेरा बॉन्ड होता है ना बेटा, पोलर होने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, देखो अब बेटा डायटोमिक मॉलिक्यूल, आप बताओ एक क्लोरीन यहाँ पर है, दूसरा क्लोरीन यहाँ पर है, तो बेटा दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो क्या ये पोलर बॉन्ड होगा मेरे पास, नो नॉन सर। पोलर होगा? हाँ, तो यस। बेटा जितने मेरे पास Cl2 Br2 F2 H2 ये सब होते हैं ना बेटा, ये सब क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। यहाँ पर डायपोल मोमेंट हमेशा जीरो मिलता है। जबकि HCl हो गया, HBr हो गया, ClF हो गया, BrF हो गया, यहाँ पर तो बेटा दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट डिफरेंट। तो ये बेटा पोलर मेरे पास मॉलिक्यूल, पोलर मतलब डायपोल मोमेंट जीरो नहीं, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी ही आएगी। क्लियर बेटा? यस सर। हाँ, अब देखो बेटा, अब ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल में आपको पहले देखना पड़ेगा कि बेटा जो ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है ये लीनियर है या फिर ये ट्राइगोनल प्लेनर है। दो ही केस बनते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कार्बन लिया, कार्बन की वैलेंस चेन में 4 1 2 3 4, बेटा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाया, ये तो लीनियर बन गया बेटा। अगेन देखो ये वाला मेरे पास ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, साइन ऐसे होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये बेटा पॉजिटिव टू नेगेटिव साइन ऐसे, लेकिन बेटा ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो बेटा डायपोल मोमेंट यहाँ पर कितना आएगा मेरे पास, बताओ? जीरो डायपोल आएगा। सिमिलरली बेटा अगर मैं SO2 को बनाऊं,
सल्फर के वैलेंशियल में कितने बेटा 6, 1 2 3 4 5 6। देखो एक ऑक्सीजन बन गया, SO2 में ऑक्सीजन बन गया। SO2 में बेटा देखो क्या है यहाँ पर, ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन है, ये लोन पेयर है, स्टेरिक नंबर इसका 3 है और 3 स्टेरिक नंबर है बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर बनता है, तो ये ट्राइगोनल प्लेनर है। SO2 में यहाँ मैंने क्या कर दिया, ये डबल बॉन्ड बना दिया, नहीं बेटा ये गलत है, ऐसे होगा, एक लोन पेयर होता है बस यहाँ पे, ठीक है बेटा। अब क्योंकि यहाँ पर एक लोन पेयर है और बेटा देखो ये वाला बॉन्ड एंगल यहाँ पर है, ये वाला यहाँ पर है, क्या एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं बेटा ये, नहीं, नो सर। वेक्टर सम है तो ओवरऑल कहीं ऐसे मेरे पास आएगा, ठीक है। तो बेटा ये मॉलिक्यूल पोलर है, जबकि अगर बेटा मैं SO3 बना देता ना, SO3, तो वो क्या हो जाता मेरे पास, बताओ, हाँ जी बताओ। नहीं बेटा SO3 मेरे पास नॉन पोलर होता, सॉरी SO3 हाँ नॉन पोलर हो जाता बेटा SO3, क्योंकि देखो SO3 ऐसे होता है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। देखो बेटा ये तीनों आपस में क्या करते, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट नहीं कर देते, यस और नो? नहीं सर। क्यों नहीं सर करेंगे कैंसिल आउट बेटा? सर वो दोनों का वेक्टर सम है तो वो ज्यादा नहीं होएगा? अच्छा इन दोनों का वेक्टर बेटा, एक मॉलिक्यूल के अंदर, ये क्या आपने गलत बात करी, इन दोनों को तो वेक्टर सम ले रहे हो, इसको कौन जोड़ेगा? और ये बेटा तीनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं बेटा, बिल्कुल। ओके सर। हाँ ध्यान से समझो इस चीजों को बेटा। आप बच्चे क्या करते हैं कि इन दोनों का वेक्टर सम लेके कह देते हैं सर इसका ज्यादा होगा, ऐसे थोड़ी कर सकते हैं। एक मॉलिक्यूल है बेटा, सेम मेरे पास एटम है, इन दोनों का वेक्टर सम क्यों लिया भाई, इन दोनों का भी तो ले सकते थे, इन दोनों का भी तो ले सकते थे। तो बेटा तीनों का इफेक्ट क्या होता है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। सिमेट्रिक मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी आपको नहीं मिलेगी, याद रखना। सिमेट्रिक मॉलिक्यूलर नॉन पोलर होते हैं बेटा, क्लियर? यस सर। हाँ तो देखो चलो अब चलते हैं आगे। देखो बेटा विच वन इज मोर पोलर, NH3 एंड NF3 के बीच में? कम आ रही है। सही बच्चों को मारिए बेटा। नो सर ठीक है। यस सर। अच्छा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा वो मैं जोर से बोल लेता हूँ। बेटा देखो क्वेश्चन है कि विच वन इज मोर पोलर, NH3 एंड NF3। देखो बेटा NH3 के अंदर मैंने एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ SO3 ये हो जाता बेटा म्यू की वैल्यू 0, ठीक है। इसको आप एक बार बना के देख लेना। सिमेट्रिक मॉलिक्यूल हमेशा क्या मिलते हैं बेटा मेरे पास, नॉन पोलर मिलते हैं। तो क्वेश्चन है कि NH3 NF3 में कौन ज्यादा पोलर? सबसे पहले तो आप सर क्या 2 करोगे बेटा, सेकंड पीछे करना। हाँ जी लिख लीजिए। सर ये भी लिख दो कि सिमेट्री वाले एटम हाँ मैं नॉन। लिख लेता हूँ बेटा। सिमेट्रिक molecule are non-polar, सिमेट्रिक molecule are non-polar, क्योंकि बेटा वहां पर इस तरीके से बॉन्ड मेरे पास अरेंज होते हैं कि आपस में तीनों चारों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, क्लियर? यस सर। तो जैसे ठीक है। आपने SO3 की एग्जांपल दी वो भी सिमेट्रिक में आ जाएगा ना? हाँ बेटा सिमेट्रिक तो है। सिमेट्रिक का मतलब कैसे होता है, आपको ना आप क्या लो, एक चाकू लो और चाकू से बेटा उसको ना काटने की कोशिश करो मॉलिक्यूल को। कैसे भी काट सकते हो कि मॉलिक्यूल बेटा दो इक्वल हाफ में कट जाए, अगर कट गया तो सिमेट्रिक है, अदरवाइज नहीं है। ओके सर। यस सर। ठीक। हाँ, और भी सारे फैक्टर होते हैं, मतलब सिर्फ सिमेट्री को मत देखना बेटा, एंगल को भी देख लेना, काफी सारी चीजें मैटर कर जाती हैं इस केस में, ठीक है। और यहाँ पर सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, सिमेट्री बेटा मेरा मतलब बॉन्ड से, ठीक है। यहाँ पर मेरा मतलब बेटा सिमेट्री अमंग बॉन्ड, ये मत देख लेना, जैसे आपको बताता हूँ सिमेट्री अमंग बॉन्ड, आपको बॉन्ड वाली सिमेट्री देखनी है बेटा। जैसे ये SO2 लिया आपने, चाकू लेके इसको काट दिया, ये भी बेटा यहाँ पे सिमेट्री है? नहीं बेटा, हमें बॉन्ड देखना है। यहाँ पर तो बॉन्ड ही नहीं है ना, हमें बेटा सिर्फ देखना है कि ये बॉन्ड के और इस बॉन्ड के बीच में एंगल है, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, तो बेटा ये मेरे पास पोलर ही होगा, क्लियर? सर मतलब लोन पेयर नहीं होना चाहिए, बॉन्ड होना चाहिए। हाँ देखो ये लोन पेयर क्या है, एक्चुअली में क्या है बेटा, ये लोन पेयर की तरफ ही मेरे पास डायपोल मोमेंट है, लेकिन बेटा इन दोनों का जो डायपोल मोमेंट है ना, वो इसके डायपोल मोमेंट के इक्वल नहीं होता, समझ में ये बात? तो बेटा इसका डायपोल मोमेंट कम है क्योंकि ये तो लोन पेयर है और ये मेरे पास बॉन्ड पेयर है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा देन लोन पेयर। तो बस ये बात याद रखना है, यहाँ पर बेटा पोलर हो जाएगा, लेकिन SO3 मेरे पास कैसे होता है बेटा, नॉन पोलर हो जाएगा। जब 2-3 प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन को अपने आप समझ में आ जाएगा कौन सा पोलर कौन सा नॉन पोलर, क्लियर? यस सर। ठीक है चलिए अब आगे चलते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि बेटा NH3 और NF3 में कौन ज्यादा पोलर, देखते हैं कौन ज्यादा पोलर है।
देखो बेटा क्या है, मेरे पास NH3 लिखा मैंने, NH3 को बेटा मैंने आपको सबको पता है पिरामिडल शेप होती है, मुझे बताने की नीड नहीं है, स्टेरिक नंबर निकालिए, शेप निकालिए पिरामिडल, ठीक है। तो देखो बेटा NH3 के अंदर ये मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन और एक लोन पेयर रहता है, वैसे बेटा NF3 के अंदर भी फ्लोरीन 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 और क्या रहता है बेटा, एक लोन पेयर रहता है। अब ध्यान से देखो, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेटा, नाइट्रोजन है। तो बेटा इसकी इस बॉन्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, ऊपर की तरफ, इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ, इसकी ऊपर की तरफ, और नाइट्रोजन से लोन पेयर जहां पे अटैच है ना बेटा, डायरेक्शन वहीं ज्यादा होगी। तो ये वाले जो ऑर्बिटल है ना, यहाँ पर बेटा ऊपर की तरफ डायरेक्शन है, यानी नाइट्रोजन से जो मेरे पास ऊपर ये लोन पेयर है, वहां पर मेरे पास क्या जा रहा है बेटा, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। सिमिलरली बेटा यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो गई, नाइट्रोजन से फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव, तो देखो इस तरीके से डायरेक्शन आ रही है, और ऊपर वाला तो बेटा ऐसे ही जाएगा। तो देखो यहाँ पर बेटा 1 2 3 4 चारों के चारों ऑर्बिटल क्या हो रही है बेटा, चारों के चारों डायपोल मोमेंट ऐड हो रहे हैं, क्योंकि उनकी डायरेक्शन सेम है। वेक्टर सम के अंदर तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यहाँ पर क्या है बेटा, इन तीनों को तो नीचे आ रहा है, मतलब इन तीनों को कोई इफेक्टिव डाइपोल होगा, वेक्टर सम वो नीचे आएगा, और ये वाला जो लोन पेयर है ये ऊपर जाएगा। लेकिन ओवरऑल क्या हो रहा है बेटा, इस वाले में से इस वाले की वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो बेटा यहाँ पर डायपोल मोमेंट कम होगा एज कंपेयर टू NH3। तो डायपोल मोमेंट कहाँ पे ज्यादा बेटा, NH3 के अंदर देन NF3। क्लियर, सिर्फ आपको वेक्टर सम देखना है। सर लोन पेयर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। हाँ बेटा लोन पेयर की तरफ देखो, ये एक कन्वेंशन अगेन, कि बेटा लोन पेयर अगर प्रेजेंट है ना किसी एटम पे, तो बेटा हमें हमेशा डायरेक्शन एटम से लोन पेयर की तरफ लेके जानी होती है, सिर्फ एक कन्वेंशन है, इस कन्वेंशन को मान के चलते हैं। ओके सर। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन आता है बेटा कि विच वन इज मोर पोलर, डायरेक्शन देखनी है बस, वेक्टर सम आता है देन इजी। अब देखो बेटा अगेन, इस PCl5 पोलर और नॉन पोलर, बताओ बेटा PCl5 पोलर होगा नॉन पोलर होगा? तो देखो PCl5 को बेटा मैं कैसे तोड़ता हूं, अब आपको लग रहा होगा ये पोलर होगा, नहीं बेटा ये नॉन पोलर है। कैसे, देखो बेटा ये तीन मेरे पास प्लेन में होते हैं, देखो ये तीनों आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे का फैक्टर कैंसिल आउट कर देंगे बेटा, यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है ना, और ये अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, ये एक दूसरे के फैक्टर कैंसिल आउट कर देंगे बेटा। यस सर। तो बेटा इसका ये मेरे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। बस देखो इस तरीके से सोचना है आपको, वेक्टर सम सोच के देखो, एक प्लेन में एक दूसरे का फैक्टर कैंसिल आउट कर रहे हैं बेटा, बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि सेम डिस्टेंस के ऊपर है, इसको यहाँ खींचेगा यहाँ खींचेगा यहाँ खींचेगा, तो इससे तीनों दूर जा रहे हैं और इक्वल अमाउंट से जा रहे हैं, तो बेटा ये नॉन पोलर है, तो ये मॉलिक्यूल मेरा PCl5 क्या हो जाता है, नॉन पोलर। ठीक है, और बेटा अगेन HCl और NaCl में से कौन ज्यादा पोलर, जो आयनिक बॉन्ड होते हैं बेटा वो हमेशा ज्यादा पोलर होते हैं देन कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर बेटा? यस सर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। अब बेटा बताओ CCl4 पोलर और नॉट? CCl4 क्या हो जाता है बेटा, मेरे पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। देखो टेट्राहेड्रल को बेटा ऐसे बना लेना, मतलब कोई क्यूब है, तो एक कार्बन बेटा यहाँ पर सेंटर में है, कार्बन से बेटा एक मेरे पास जो क्लोरीन है यहाँ पर है, दूसरा क्लोरीन यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है, चौथा यहाँ पर है। तो देखो ये जो ऊपर वाले हैं बेटा, इनका कहीं इफेक्टिव यहाँ पर जा रहा होगा, यस और नो? यस सर। जो नीचे वाले हैं बेटा, इनका कहीं इफेक्टिव यहाँ पे जा रहा होगा। यस सर। तो देखो सारे बॉन्ड सेम है, तो ये वाला इस वाले को कैंसिल कर देगा, तो टेट्राहेड्रल में बेटा अगर चारों के चारों बॉन्ड आपके पास सेम है ना, उसका डायपोल मूवमेंट भी कैसा आता है बेटा, 0 आता है। क्लियर? यस सर। ठीक है, चलिए चलते हैं, अब आगे चलते हैं। देखो अभी देखो बेटा क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट, कि किसके अंदर डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा। देखो सिंपल सी बात है, ये कार्बन पकड़िए ये कार्बन, ठीक है, बाकी तो देखो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, इस कार्बन से ये Cl है बेटा ये ऊपर जाएगा, इस कार्बन से Cl है नीचे जाएगा। ठीक है, तो इन इसका तो बेटा मेरे पास 0 ही आ जाएगा डायपोल मोमेंट, यस और नो? यस सर। और इन दोनों में बेटा हमें देखना है किसके अंदर, देखो यहाँ पर बेटा कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा, यहाँ पर हमेशा ऐड हो रहा है, और इसका बेटा यहाँ पर कहीं ना कहीं होगा इफेक्टिव, यहाँ पर कहीं ना कहीं इफेक्टिव होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा याद रखना कि जो डायपोल मोमेंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है बेटा, थीटा के होता है, क्योंकि यहाँ पर थीटा कम है तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। सेम टाइप के बॉन्ड के लिए बेटा बात कर रहा हूँ सारी, यस? यस सर। बस इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए बेटा अब आगे चलते हैं। अब देखो
H2O2 क्या है बेटा? क्या H2O2 मेरे पास पोलर मॉलिक्यूल है? बताओ यस और नो। H2O2 का स्ट्रक्चर देखो बेटा ऐसे होता है, ठीक है। एक ऑक्सीजन, ये 2 लोन पेयर हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन, ये बेटा एक हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 लोन पेयर हैं। तो बेटा बताओ क्या बेटा मेरे पास क्या होगा? पोलर होगा, नॉन पोलर होगा? आपको लगता है बच्चे, बताओ क्या गलती करते हैं? बच्चे करते हैं कि ये वाला और ये वाला एक दूसरे बिल्कुल अपोजिट है, तो क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे, और क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास? ये नॉन पोलर हो जाएगा। यस और नो? यस सर। लेकिन बेटा हमेशा ध्यान रखना, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, ये बेटा देखो आपकी बात बिल्कुल सही है, ये कैंसिल आउट कर देते, लेकिन तभी कैंसिल आउट करते ना, मान लो बेटा आपकी कॉपी रखी है ना, कॉपी के अंदर बिल्कुल प्लेन में एक ऑक्सीजन पड़ा है, उसी पेज पर यह हाइड्रोजन है और उसी पेज पर यह हाइड्रोजन है। यस और नो? फिर तो कैंसिल आउट कर देते। यस सर। लेकिन मान के चलो बेटा ये हाइड्रोजन तो पेज पर है, लेकिन ये हाइड्रोजन बेटा पेज पे नहीं है, पेज से थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो बेटा इसका तो प्लेन ही चेंज हो गया, इसका प्लेन अलग है, इसका प्लेन अलग है बेटा। यस सर। यस सर। हाँ, तो बेटा जब इसका प्लेन अलग है, इसका प्लेन अलग है बेटा, अगर यहाँ पे डायपोल मोमेंट इसकी डायरेक्शन अलग है, तो इसकी डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा ना, कुछ ना कुछ डायरेक्शन तो होगी बेटा इसकी। यस सर। तो बेटा हमेशा याद रखना कि H2O2 बेटा ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है। जैसे आपकी बुक ओपन रहती है ना बेटा, कॉपी ओपन कीजिए, मान लो बेटा ये मेरे पास कॉपी है, ठीक है, ये मेरे पास इस तरीके से कॉपी रहती है। देखो ये कॉपी में जहाँ पे बेटा सब बाइंडिंग हो रही होती है, तो ये बाइंडिंग से जो पेज बेटा क्या जुड़ा हुआ है ना, एक ये मेरे पास एक हाइड्रोजन है, और आपने बुक को ओपन कर रखा है, ओपन कर रखा है, तो बेटा एक दूसरा पेज क्या है, ये तो मेरे पास मान लो बेटा प्लेन में है, ये दूसरा पेज आपने ओपन कर रखा है, तो ये बेटा दूसरे पेज के ऊपर है, टिल्टेड वाले पेज के ऊपर है। इस तरीके स्ट्रक्चर होता है बेटा मेरा किसका? H2O2 का। H2O2 बेटा पोलर नहीं होता, ये बेटा मेरे पास सॉरी पोलर होता है, नॉन पोलर नहीं होता, ठीक है। इट्स ऑलवेज पोलर, ठीक है बेटा, इट्स ऑलवेज पोलर। यस और नो? यस सर। यस सर। हाँ, सेम स्ट्रक्चर होता है बेटा मेरे H2Cl2 का भी। इसका बेटा मेरे पास ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है। जब भी ओपन बुक स्ट्रक्चर होगा तो बेटा एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस क्लोरीन का प्लेन ही क्या होता है बेटा? अलग होता है। सर ये पता कैसे चलेगा कि ओपन बुक स्ट्रक्चर है? बेटा ये मैं बता रहा हूँ ना आपको, देखो जब भी मेरे पास इस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा हो ना कि एक एटम है और उसके ऊपर 2 लोन पेयर और एक Cl, एक एटम है, 2 लोन पेयर और एक Cl, तो बेटा ये एक प्लेन में नहीं रहते। ये आपको याद ही, मतलब एक तरीका बस पढ़ के ही आएगा बेटा, ऐसे देख के तो नहीं बता सकते इसको आप पहली बार कि ये ओपन बुक होगा। ओके सर। हाँ, आपको याद ही रखना पड़ेगा कि H2O2 क्या हो जाता है मेरे पास? ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है। एक्चुअली इसका रीजन भी होता है बेटा, देखो ये ऑक्सीजन का स्टेट नंबर क्या है बेटा? 4 है, ये टेट्राहेड्रल होता है। ये ऑक्सीजन का स्टेट नंबर भी 4 है, ये भी टेट्राहेड्रल होता है। तो बेटा अगर ये दोनों के दोनों ना सेम प्लेन में हुए ना, तो रिपल्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। चारों के चारों लोन पेयर को भी सेम प्लेन में होना पड़ेगा, तो बेटा ये लोन पेयर सेम प्लेन में नहीं होना चाहते। अगर ये बेटा XY में है तो ये YZ में होना चाहेगा, ताकि बेटा क्या करें? एक दूसरे को रिपेल कम से कम करें, इसलिए बेटा इनका प्लेन अलग अलग होता है। सेम रीजन गोस हियर। क्लियर? यस सर। चलिए बेटा आगे चलते। देखो बेटा सेम क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, मेरे को लिख रहा हूँ, बच्चों से पूछा जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ClCl वाला क्या होता है, कि यहाँ पर Cl लगा, यहाँ पर क्लोरीन लगा, पीछे जाता हूँ बेटा, यहाँ पर क्लोरीन लगा, इसका डायपोल मोमेंट 0। लेकिन बेटा अगर ये सेम क्वेश्चन आपको ना OH के साथ आ जाए ना, तो बेटा इसको कभी 0 मत मानना, क्योंकि अगेन बेटा ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन पे क्या होते हैं बेटा? टेट्राहेड्रल होते हैं, 2 लोन पेयर, इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर, तो बेटा ये हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन कभी एक प्लेन में रहेगा ही नहीं बेटा। ये भी कैसा बन जाता है मेरे पास? ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। OCH3 केस में बेटा ऑक्सीजन पे अगेन 2 लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर की वजह से ये एक प्लेन में नहीं रहते, ये प्लेन मेरा XY में है तो YZ में रहेगा, ओपन बुक के जैसे। तो बेटा क्योंकि ये ओपन बुक है, कैंसिल आउट नहीं होगा, तो मॉलिक्यूल क्या हो जाता है बेटा? पोलर हो जाता है। यस और नो? यस सर। लेकिन बेटा NO2 में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाइट्रोजन के पास कोई ऐसा इश्यू नहीं रहता। ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन बिल्कुल सिमिलर होते हैं, तो बेटा ये बिल्कुल CN हो गया और NO2 हो गया। ये बेटा यहाँ पर देखो CN का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, C ट्रिपल बॉन्ड है, C ट्रिपल बॉन्ड है, एक ही प्लेन में रह सकते हैं, इसके ऊपर कोई लोन पेयर ही नहीं है कि अगर एक प्लेन में रखें तो उसमें रिपल्शन होगी। यहाँ पर भी कोई लोन पेयर नहीं रहता बेटा, सब बॉन्डेड हो जाते हैं मेरे पास।
ठीक है। तो बेटा याद रखना NO2 में क्लोरीन में तो डायपोल मोमेंट 0 होता है, लेकिन OH ऑक्सीजन से बच के रहना, बस याद रखना कि ऑक्सीजन आ गया ना मेरे पास, 2 ऑक्सीजन आ गए, वहां पर आपको ओपन बुक टाइप का स्ट्रक्चर होता है और वो क्या हो जाता है बेटा, पोलर होता है। क्लियर? यस सर। बेटा ठीक है, चलिए देखो ये होता है बेटा मेरे पास NO2 टाइप का स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन प्लस चार्ज, देखो 1 2 3 4, सेकंड ग्रुप वाले मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकते हैं बेटा, इसने बना लिए 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, ठीक है। रेजोनेंस होती है, रेजोनेंस पढ़ रखी है बेटा आपने ऑर्गेनिक में? यस सर। यस हाँ, सर। तो बेटा देखो रेजोनेटेड स्ट्रक्चर रहता है, तो बेटा यहाँ पर ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज दोनों पे रहता है, तो ओवरऑल ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। तो बेटा अगेन यहाँ पर कोई लोन पेयर ही नहीं है, लोन पेयर नहीं है तो एक प्लेन में रह सकते हैं, तो बेटा इसका भी डायपोल मोमेंट क्या हो जाता है, यहाँ पर 0 हो जाता है। CnNO2 OH और OCH3 वाले केस में ध्यान रखना। यस, चले यस सर। आगे चलते हैं। अब देखो बेटा बताओ CO3 पोलर या नॉन पोलर? अगेन आपको क्या करना बेटा, कार्बन बनाना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, आपने बनाया स्ट्रक्चर। ये कैसा बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन मैंने आपको बताया था बेटा ये एक्चुअली में ऐसा केस नहीं होता, कार्बन के 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड नहीं बनते हैं बेटा, कार्बन के सिर्फ 4 बॉन्ड बनते हैं। ये मैंने आपको सिर्फ ट्रिक बताई थी, किसके लिए, ताकि आप स्ट्रक्चर बना सको, इसकी शेप बना सको। यस और नो? यस सर। एक्चुअली में कार्बन 6 बॉन्ड थोड़ी बनाएगा, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो एक्चुअली में तो कार्बन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, कार्बन 1 2 3 4 और ये 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो 2 नेगेटिव चार्ज बेटा क्या करते रहते, रेजोनेंस करते रहते हैं। तो मतलब हर एक बेटा बॉन्ड के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज है ना, हर एक ऑक्सीजन के ऊपर रहते हैं। तो बेटा ये वाला का स्ट्रक्चर भी कैसा होगा मेरे पास, अभी मेरे पास नॉन पोलर हो जाएगा, क्योंकि ये बेटा जो नेगेटिव चार्ज है हर ऑक्सीजन के ऊपर इक्वल अमाउंट से प्रेजेंट रहता है, 2/3 2/3 2/3। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है बेटा, ये भी मेरे पास नॉन पोलर। क्लियर? यस सर। चलिए जी, अब SO4 क्या होता है बेटा, देखो स्ट्रक्चर मैंने बताया, सल्फर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बेटा 8 बॉन्ड थोड़ी बनाएगा, ये तो 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बनाएगा। अगेन यहाँ पर ही बेटा रेजोनेंस रहती है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है इसका। देखो SO4 में 1 2 3 4 5 6, स्टेक नंबर कितना है बेटा, 4 आया नहीं आया? पहले शेप निकालनी है, हमेशा पहले शेप निकालनी है, इससे बाद में देखना है क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा। टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल मैंने बताया था कि जब सारे के सारे मेरे पास साइड एटम सेम हो तो क्या होता है बेटा, डायपोल मोमेंट 0 होता है, नहीं होता है? यस सर। तो बेटा देखो जब भी ऐसे सिमिलर केस आएंगे डायपोल मोमेंट 0 बनाना है आपको, ठीक है। चलिए हाँ बेटा, एक ये स्ट्रक्चर है, अगेन ये आपके सिलेबस में नहीं है, थोड़ी हायर लेवल की बात है। एक एजुलिन होता है बेटा, एजुलिन, ठीक है, एजुलिन, ठीक है। एजुलिन होता है बेटा 7+5 टाइप के रिंग को एजुलिन बोलते हैं। ये 7 रिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 बेटा, और ये 5 मेंबर्ड रिंग है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसमें याद रखना बेटा कि एक 5 मेंबर्ड रिंग है, एक 7 मेंबर्ड रिंग है। जो 5 मेंबर्ड रिंग है ना बेटा, 5 में क्या आता है, एन आता है, 7 में तो नहीं आता, मतलब हिंदी में याद रख लेना 5 और 7। 5 में एन आता है तो नेगेटिव चार्ज कहां पर होगा बेटा, यहाँ पर होगा। तो इसमें बेटा डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कई बार पूछ सकता है आपसे, वैसे पूछेगा नहीं, हायर एग्जाम से पूछी जाती है, नहीं जेई में नहीं पूछेगा, बट आप नॉलेज के लिए याद रख सकते हो कि बेटा एजुलिन के अंदर पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन, यानी 7 मेंबर रिंग से लेके 5 मेंबर रिंग तक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, बस याद रख लेना। ऐसे बेटा मेरे पास क्या होता है, पिरिडिन नाम का स्ट्रक्चर होता है, आप सब सीखेंगे आगे। पिरिडिन है बेटा मेरे पास नाइट्रोजन के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। देखो कार्बन से जुड़ा है ना बेटा, कार्बन नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, नाइट्रोजन। तो बेटा यहाँ पर डायपोल मोमेंट बेटा कैसा होता है, नाइट्रोजन की तरफ होता है, बस डायरेक्शन याद रख लेना, एक बेस होता है बेटा। क्लियर? यस सर। ठीक है, चलिए बेटा आगे चलते। ये साइक्लोहेक्सेन बाद में सर फिर देखते हैं। NO2 एक पोलर है या नॉन पोलर? NO2 मॉलिक्यूल देखते हैं बेटा, नाइट्रोजन मैंने NO2 लिखा, NO2, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा नाइट्रोजन 1 2 3 4 एंड 5, ये होता है ना, डबल बॉन्ड यस। हो, डबल बॉन्ड हो। ये तो मेरे पास कैसा आ चुका है बेटा, बताओ कैसा आ चुका है बेटा, बताओ ये। रेडिकल। नहीं रेडिकल नहीं, एक मेरे पास इसकी स्टेक नंबर कितना हुआ बेटा, बताओ। 3। 3 स्टेक नंबर हुआ। 3 स्टेक नंबर कैसा होता है बेटा मेरे पास, ट्राइगोनल प्लेनर, ये कैसा रहेगा बेटा, डबल बॉन्ड, और ये मेरे पास ऐसा रहता है, ठीक है। बिल्कुल बेटा ये पोलर मॉलिक्यूल है, 110% ये पोलर मॉलिक्यूल। क्लियर? यस सर। हाँ ये पोलर है बेटा, ठीक है, याद रख लेना, दिस इज अ पोलर मॉलिक्यूल। बस ऐसे निकाल सकते हो सिंपल,
हाँ, इसका क्वेश्चन कई बार आ जाता है बेटा, और ये आपको ट्रेंड है ना याद ही रखने पड़ेंगे, क्योंकि इनका ना मैथमेटिकली वैल्यू निकालते हैं। देखो क्या है बेटा, CH3Cl है ना, CH3Cl, इसको क्या बोलता हूं बेटा मैं, सिंपल एक कंपाउंड है। जबकि CHCl3 को क्या बोला जाता है, क्लोरोफॉर्म बोला जाता है। याद रख लेना, CH3Cl में देखो ये कार्बन है, ये बेटा Cl के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये थर्ड पीरियड से है, ये सेकंड पीरियड से है, यस और नो? तो इनके अंदर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी देन कार्बन एंड फ्लोरीन। चलिए इस चीज को भूल जाइए अभी, बस बेटा इसको ना आप याद रख लीजिए फिलहाल कि CH3Cl का ना डायपोल मोमेंट बहुत ज्यादा होता है देन एक्सपेक्टेड। ठीक है, कुछ रीजन होते हैं, रीजन नहीं जानने। तो जब बेटा CH3Cl को देखो सेम टाइप के एलिमेंट से, यानी एक एक हाइड्रोजन हटा रहे हैं, क्लोरीन लगा रहे हैं, हाइड्रोजन हटा रहे हैं, क्लोरीन लगा रहे हैं, तो पूरे मोलिक्यूल में जो डायपोल मोमेंट होता है वो CH3Cl में बेटा अपने बाकी जो ग्रुप के मेंबर है सबसे ज्यादा होता है। क्लियर? यस और नो? यस सर। और बेटा CH3Cl का तो इतना ज्यादा होता है कि अगर मैं इसे CH3F के साथ कंपेयर करूं ना, उससे भी ज्यादा डायपोल मोमेंट बेटा मेरे पास किसके अंदर निकल के आता है, CH3Cl के। बस ये बात बाकियों में हमेशा क्या होता है बेटा, CHF3 का ज्यादा। बाकियों में क्या होता है, फ्लोरीन वाले केस में ना, ये बाकी भी किसके साथ कंपेयर करें, जितने ज्यादा नंबर ऑफ फ्लोरीन होंगे, या क्लोरीन और फ्लोरीन में से जब भी कंपेयर करेंगे तो फ्लोरीन वाले केस का सबसे ज्यादा बनाना। देखो CH2Cl2 CH2F2 में सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होगा, CHCl3 CHF3 में फ्लोरीन का ज्यादा होगा, C2H5Cl C2H5F में फ्लोरीन का ज्यादा होगा, और सेम टाइप के ग्रुप में जितने नंबर ऑफ फ्लोरीन ज्यादा उसका ज्यादा होगा। बस CH3Cl को छोड़ के बेटा CH3Cl और CH3FO करेंगे तो क्लोरीन का ज्यादा होगा, यहाँ पर फ्लोरीन का ज्यादा था। और सेम टाइप के ग्रुप में यहाँ पर तो देखो क्लोरीन ज्यादा तो डायपोल मोमेंट ज्यादा, यहाँ पर बेटा एक क्लोरीन वाला सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट शो करता है। क्वेश्चन आते हैं इससे, ये एक्सेप्शन है इसलिए इसे क्वेश्चन पूछता है बेटा एग्जाम में, इसे याद ही रख लीजिए, इसका और कोई तरीका नहीं है बेटा इसको याद। ओके सर। कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है बेटा हमारे पास इसका, ये सॉलिड प्रूफ मैं आपको बता दूं कि इसी ऐसे ऐसे होता है। देखो अगेन, स्टेट वेदर ये NCl3 पोलर और नॉट, मतलब एग्जांपल दे रहा हूं कि स्टेट वेदर पोलर और नॉट। सबसे पहला एग्जांपल दिया मैंने NCl3, आपने नाइट्रोजन लिखा बेटा, ठीक है, नाइट्रोजन का कितना हो जाता है बेटा, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरे पास नाइट्रोजन होता है जी बेटा, नाइट्रोजन जो होता है मेरे पास, बताओ ये कैसा स्ट्रक्चर होता है बेटा इसका, टेट्राहेड्रल। 1 2 3 4 5 1 2 3 Cl Cl Cl, ये बेटा मेरे पास टेट्राहेड्रल हो जाता है, यस और नो? लेकिन बेटा अभी के लिए देखो आपको बैक बॉन्डिंग नहीं पता, ठीक है, बैक बॉन्डिंग आपको नहीं पता, बैक बॉन्डिंग बताऊंगा होता क्या है बैक बॉन्डिंग, थोड़ा वेट कीजिए। अभी के आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से ना बिल्कुल सही बोला है, टेट्राहेड्रल होता है तो बेटा ये पोलर होगा नॉन पोलर होगा, नॉन पोलर होगा ना, नॉन पोलर क्योंकि होगा। हाँ नॉन पोलर, अभी के लिए आपके पॉइंट के हिसाब से नॉन पोलर होता है, लेकिन अभी आपको आगे जाके ना मैं बैक बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा बेटा, इसकी वजह से ना स्ट्रक्चर थोड़े से मेरे चेंज हो जाते हैं, वेस्पर थ्योरी से थोड़े से चेंज हो जाते हैं। ये बेटा जो टेट्राहेड्रल है ना वो भी मेरे पास प्लेनर बन जाता है, ट्राइगोनल प्लेनर, बताऊंगा उसकी फिक्र मत कीजिए। अभी आप जितना हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग बताइए, उसके अकॉर्डिंग बताइए मेरे पास क्या होता है, मेरे पास नॉन पोलर, ठीक है। चलिए आगे, अब ये मेरे पास आता है नॉन पोलर वाला पार्ट, वेट सेकंड क्रिस्टल रेजिमेंट थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है। देखो बेटा थर्मल जो मेरे पास स्टेबिलिटी है इसमें मैं बात, वैन डर वाल्स हमने डाइपोल मोमेंट पढ़ लिया, पार्ट है बेटा वैन डर वाल्स फोर्सेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फोर्सेस क्या होते हैं देखें, these forces are actually combination of different kind of interaction depending upon the type of interaction it is classified as, सबसे पहला बेटा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। बेटा वैन डर वाल्स फोर्सेस ना बहुत ही वीक फोर्स होती है, ये बॉन्ड नहीं है। मैंने आपको जो पहला चैप्टर कराया था स्टार्टिंग पहली क्लास में मैंने आपको बताया था बेटा, एक होती है स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, एक होती है वीक फोर्सेस, यस और नो? यस सर। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होगी कोवेलेंट आयनिक, कोवेलेंट हमने सीखी अच्छे से, कोवेलेंट ओवरलैपिंग हो जाती है, कैसे क्या स्ट्रक्चर बनाते हैं, एमओटी वीबीटी, ठीक है, वेस्पर थ्योरी हमने सीखी। अब बेटा मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ वीक फोर्सेस की तरफ। यहाँ पर बेटा क्या होते हैं, दो ऑर्बिटल कभी ओवरलैप नहीं करते, ओवरलैपिंग बेटा यहाँ पर नहीं होती है, ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग नहीं होती है सच, ठीक है। यहाँ पर क्या होती है, सिर्फ इंटरेक्शन होती है। देखो ये HCl है बेटा, देखो HCl के अंदर H+ पे कैसा बेटा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा, Cl- पे डेल्टा नेगेटिव,
कोई दूसरा मॉलिक्यूल भी होगा HCl का, अकेला मॉलिक्यूल थोड़ी होगा। यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव। आप बताओ ये वाला डेल्टा नेगेटिव इस डेल्टा पॉजिटिव को बेटा थोड़ा अट्रैक्ट करेगा नहीं करेगा? करेगा सर। हाँ, तो बेटा ये देखो, जब मैं बॉन्ड बनाता था ना ओवरलैपिंग वाला बॉन्ड, ठीक है, ओवरलैपिंग में लिखता था ए, और ये बेटा मैं स्ट्रेट लाइन बनाता था डैश, यानी ये ओवरलैपिंग हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं है, इंटरेक्शन है, तो बेटा इसको हमेशा एक ऐसे डॉटेड डैश से बनाया जाता है, इस तरीके से बनाया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि बेटा यहाँ पर ओनली इंटरेक्शन है, दिस इज ओनली इंटरेक्शन, कोई ओवरलैपिंग होके बॉन्ड नहीं बन रहा है। यस और नो? यस सर। देखो बेटा, अगर एक डाइपोल दूसरे डाइपोल, ये भी डाइपोल है, ये भी डाइपोल है, तो इसको बोला जाता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, या इसको कीसम फोर्स या कीसन फोर्स भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। दूसरा मतलब बेटा एक Na+ है और यहाँ पर HCl है, तो देखो बेटा ये Na+ के ऊपर तो फुल फ्लेजेड चार्ज है, इसको आयन बोलूंगा। HCl आपको पता है कि पोलर मॉलिक्यूल होता है बेटा, यहाँ पर डेल्टा प्लस डेल्टा नेगेटिव, तो ये Na+ इस डेल्टा नेगेटिव को बेटा अगेन अट्रैक्ट करेगा नहीं करेगा? करेगा सर। करता है। इसको बोलते हैं बेटा आयन डाइपोल इंटरेक्शन। जैसे डाइपोल डाइपोल था वैसे आयन डाइपोल इंटरेक्शन। इन सारी फोर्सेस को बोलता हूँ वैन डर वाल्स फोर्सेस, ठीक है। एक होता है बेटा थर्ड डिबाई फोर्सेस, यानी परमानेंट डाइपोल इन इंड्यूस्ड डाइपोल। अब बता दो बेटा इंड्यूस्ड डाइपोल क्या होता है। देखो मतलब बेटा मेरे पास ये एक मॉलिक्यूल है, आपने कई बार एक एक्सपेरिमेंट किया होगा बेटा जब छोटे होंगे, कि आप एक कॉम्ब लेते थे या कोई पेन लेते थे, अपने हेयर पे उसको क्या करते थे बेटा, एक बार आप उसको रगड़ते थे और आप जो कागज होता था, पेपर होता था, उसको जब उसके पास लेके जाते थे तो बेटा वो क्या हो जाते थे, आपके पेन से थोड़ा सा इंटरेक्शन शो करते थे। यस और नो? यस सर। तो बेटा वो क्या होता था, देखो बेटा जो आपका पेन था ना, पेन पहले पेन, उसके ऊपर बेटा कोई भी चार्ज नहीं था, कोई भी चार्ज नहीं था। लेकिन बेटा जैसे आपने ना उसको किसी सरफेस के ऊपर रब किया ना बेटा, कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए और उसके ऊपर चार्ज आ गया। यस और नो? यस अब सर। वो चार्ज दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर, अब बेटा जो मेरे पास पेपर है उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन क्योंकि बेटा ये मेरे पास पेन है ना, यहाँ पर बेटा मेरे पास चार्ज है। ये चार्ज क्या करता था, यहाँ पर बेटा जो इलेक्ट्रॉन थे ना उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करा देता था। और बेटा अगेन यहाँ पर अभी तो देखो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन मान लो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया, दोबारा बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मान लो बेटा इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पर बेटा मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज आया, तो पॉजिटिव चार्ज इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन में से कुछ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता था, और कुछ बेटा क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज यहाँ, वैसे तो बेटा न्यूट्रल है, वैसे तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन क्योंकि एक बेटा मेरे पास आयन यहाँ पर आ गया, वो बेटा इसके अंदर चार्ज जो क्या कर देता था, इंड्यूस कर देता था। यस और नो? समझ में आया? ये दोबारा बता दो। मान लो बेटा मेरे पास Cl2 है, Cl2 के अंदर क्या है मेरे पास, डाइपोल नहीं है इसके अंदर, हाँ नॉन सर। डाइपोल। मान लो बेटा इसके आसपास में Cl HCl ले आया, अब पता है बेटा HCl तो परमानेंट डाइपोल मोमेंट पोजेस करता है। यस और नो? सर। तो बेटा इसका जो नेगेटिव चार्ज है, जब जैसे ये Cl के पास आया, अब देखो क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन तो घूम रहे हैं ना बेटा, ऐसा तो नहीं एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, बॉन्डिंग में भी है, एंटी बॉन्डिंग में भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं कुछ ना कुछ तो। यस सर। यस। तो बताओ ये बेटा इसका जो नेगेटिव चार्ज है, ये इसका पॉजिटिव चार्ज इस पे चार्ज को इंड्यूस नहीं करा देगा, ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर, इस मॉलिक्यूल के ऊपर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दोबारा थोड़ा सा रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देगा बेटा? कर देता है, याद रखना बेटा, कर देता है। ठीक है, मैं ये कह रहा था मान लो बेटा मेरे पास कोई ऐसा सरफेस है, यहाँ पर चारों जगह बराबर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मान लो बेटा मैं कोई पॉजिटिव चार्ज इसके पास लेके आया, अब बताओ बेटा पॉजिटिव चार्ज ये बाकी जो एक्स्ट्रा नेगेटिव है इनको अपनी तरफ नहीं खींचेगा, खींचेगा सर। तो इस एंड पे बेटा थोड़ा नेगेटिव चार्ज ज्यादा नहीं हो जाएगा, और इस एंड पे थोड़ा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा नहीं हो जाएगा? यस सर। हाँ, यही तो बेटा यहाँ पर भी सेम होता है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से आया या नेगेटिव आया, इसने बेटा जो Cl2 जो क्या था बेटा मेरे पास नॉन पोलर, उसको बेटा क्या कर दिया, थोड़ा सा पोलर बना दिया, और ये पोलर सिर्फ जब तक रहेगा जब तक बेटा HCl इसके पास रहता है। जैसे HCl दूर गया फिर बेटा ये क्या हो जाता है, नॉन पोलर हो जाता है। यस और नो? यस सर। इसको बोलता हूं बेटा कि परमानेंट डाइपोल ने ना इसके अंदर डाइपोल को इंड्यूस कर दिया, इंड्यूस मतलब डेवलप कर दिया, तो इसको बोला जाता है बेटा डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, डाइपोल ड्यू टू परमानेंट डाइपोल ऑफ HCl। यहाँ पर डाइपोल है लेकिन अपनी वजह से नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पड़ोसी की वजह से है। यस सर। तो बेटा ये इसको
इन टाइप की फोर्स को डिबाई फोर्स बोला जाता है, जहां पर एक डाइपोल, परमानेंट डाइपोल जब किसी नॉन डाइपोल के करीब जाता है, तो क्योंकि डाइपोल में नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो नॉन डाइपोल में से बेटा कुछ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ पर भी चार्ज इंड्यूस कर देगा, और जब तक इसके पास रहेगा तभी तक है, जैसे इसके दूर गया ये बेटा ये भी मेरे पास क्या हो चुका है, 0। और फाइनली बेटा ये मेरे पास हो जाती हैं लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, इसको बोलता हूँ बेटा लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, ठीक है, इसका नाम वैसे ही है लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, ठीक है। ये मेन क्या हो जाता है, मेन वैन डर वाल, ये क्या हो जाता है बेटा, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। बताता हूँ क्या होता है बेटा, इंस्टेंटेनियस डाइपोल क्या होता है और इंड्यूस्ड डाइपोल क्या होता है, ठीक है। मान लो बेटा Cl2 गैस मेरी कोई डाइपोल मूवमेंट नहीं है बेटा, H2Cl2 नियोन हीलियम ये नॉन पोलर होती है, नियोन है हीलियम भी नॉन पोलर होती है बेटा, यस और नो, यस सर। ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया बेटा, देखो मेरे पास कोई न्यूक्लियस है, इसके अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर रहे हैं बेटा, घूम रहे हैं चारों तरफ, यस और नो, यस सर। तो बेटा देखो क्या कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, काफी इलेक्ट्रॉन है, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है बेटा कि मान लो फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कि बेटा 2 इलेक्ट्रॉन एक साइड पे इकट्ठे हो जाएं और दूसरी तरफ जो मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एक साइड थोड़ा ज्यादा हो, दूसरी तरफ थोड़ा कम हो, यस और नो, फॉर एन इंस्टेंट ओनली, यस सर। पॉसिबल है ना बेटा। तो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं एटम में, हो सकता है बेटा एक सेकंड के अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं बेटा, एक सेकंड फॉर जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन पास आ जाएं, यहाँ पर बेटा अलग हो जाए। तो बेटा इस टाइप के डाइपोल के लिए जो सिर्फ एक इंस्टेंट के लिए बनता है उसको बोलते हैं बेटा इंस्टेंटेनियस डाइपोल, यस और नो, यस सर। अब देखो मान लो बेटा ये किसी इंस्टेंट के लिए बना, लेकिन अब इंस्टेंट के लिए बना फिर हट गया, इंस्टेंट के लिए बना फिर हट गया, मान के चलो ये इंस्टेंट के लिए बना और इसको बेटा कोई साथी मिल गया साथ में, जैसे मैंने पहले बताया था ना Cl2Br2, तो बेटा ये जो इंस्टेंट के लिए बना था ना ये वाला डाइपोल किसी दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर जो नॉन पोलर था उसमें भी डाइपोल इंट्रोड्यूस कर देता है, तो इंड्यूस्ड डाइपोल ड्यू टू इंस्टेंटेनियस डाइपोल ऑफ नॉन पोलर गैसेस। समझ में आया आपको? यस सर। बस सिंपल है, ठीक है। जैसे मेरे पास पहले केस में क्या था, पेज दिखा दो। अभी दिखा रहा हूँ बेटा, जैसे यहाँ पर क्या था बेटा, परमानेंट डाइपोल ने डाइपोल इंड्यूस किया था, यहाँ पर बेटा क्या है मेरे पास ये वाला पेज, यहाँ पर बेटा क्या है मेरे पास इंस्टेंटेनियस डाइपोल ने डाइपोल मोमेंट को इंड्यूस कर दिया, बस इसको बोलते हैं बेटा लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। देखो अगर मैंने आपको बोला कि बेटा मेरे पास नियोन क्या है, नियोन या फिर क्लोरीन जो गैस है उसके अंदर कोई इंटरेक्शन ही नहीं है बेटा, एक क्लोरीन गैस का जो मॉलिक्यूल है दूसरे क्लोरीन के गैस के मॉलिक्यूल के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं शो करता, ऐसा थोड़ी होता बेटा, इंटरेक्शन शो करता है। अब इंटरेक्शन शो करता है, अट्रैक्टिव फोर्स शो करता है, तभी तो बेटा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है टेम्परेचर कम करने पर, यस और नो? यस सर। यस सर। वो बेटा दो क्लोरीन गैस के मॉलिक्यूल के बीच में कौन सी फोर्स होती है बेटा, जनरली यही फोर्स होती है, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, तभी तो वो गैस में एग्जिस्ट करता है बेटा, अदरवाइज वो बनेगा ही नहीं कभी, हीलियम होगा नियोन हो गया, इसलिए बेटा एक है, एक मेरे पास Cl2 मॉलिक्यूल है, दूसरा Cl2 मॉलिक्यूल, अब इन दोनों के बीच में अगर इंटरेक्शन ही नहीं होगी किसी भी टाइप की तो एग्जिस्ट ही क्यों करेंगे बेटा एक साथ ही, ठीक है ना। और लिक्विड में क्यों कन्वर्ट होंगे, क्योंकि बेटा इनके अंदर ऐसा डायरेक्ट बॉन्डिंग तो नहीं होती, लेकिन बेटा इंस्टेंटेनियस डाइपोल होता है, क्या होता है इंस्टेंटेनियस डाइपोल। तो देखो कुल मिला के आपको सारी बात याद रखनी है कि वैन डर वाल फोर्सेस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, ये जो वीक फोर्सेस होती है ना डाइपोल डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ये बेटा सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है। देखो जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा ना उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे कि बेटा मान लो एक ये मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल ये, इसमें ज्यादा चांसेस है बेटा कि इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में एक सेकंड यहाँ पर ज्यादा हो जाए यहाँ पर कम हो जाए, या तो साइज ही छोटा है बेटा, कहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा घूम ही नहीं सकता, तो बेटा यहाँ पर अगर इस तरह की कंडीशन बनने की चांसेस ज्यादा, तो यहाँ पर वैन डर वाल फोर्सेस होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, यस और नो? यस सर। बेटा सेम साइज में है, देखो साइज इससे बड़ा साइज होगा तो वहां पे और ज्यादा चांसेस होंगे कि एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए इलेक्ट्रॉन एक साइड ज्यादा इकट्ठे हो जाएं दूसरे साइड से, तो बेटा यहाँ पर और ज्यादा चांसेस होंगे, यहाँ पर ज्यादा वैन डर वाल फोर्स। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि एक सेकंड के लिए इलेक्ट्रॉन एक साइड ज्यादा इकट्ठे हो जाएं सेकंड। और मोलिकुलर मास सरफेस एरिया साइज सेम है बेटा, जितना बड़ा मास होगा उतना मेरे पास साइज बड़ा हो जाएगा, तो ये तीन चीजें आप ध्यान में रखेंगे तो बेटा वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उतने ही ज्यादा। क्लियर? यस सर। ठीक है चलिए अब देखो, ठीक है चलिए मैंने आपको पहले बता रखा है फोर्सेस दो केमिकल हो गया, आयनिक कोवलेंट मेटालिक, फिजिकल फोर्सेस बोल देता है बेटा इसको,
वैन फोर्सेज और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, ये सेम होता है। वैन फोर्सेज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक स्पेशल टाइप की वैन फोर्स होती है, अभी आपको बताता हूँ कैसे। चलिए सर बेटा, हाँ जी, सर जैसे अभी आप बोल रहे थे ना कि क्लोरीन जो गैस होती है उनमें फिर इंस्टेंटेनियस ही होता है डाइपोल, हाँ जी, तो सर जब उसको लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो फिर वो इंस्टेंटेनियस फिर परमानेंट में कन्वर्ट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, वो तो स्टेट ही चेंज हो जाता है ना उसका, डेफिनेटली बेटा। उस केस में तो लिक्विड लिक्विड वो पास पास आ जाते हैं बेटा, बहुत पास पास आ जाते हैं, तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा हो जाती है बेटा, ठीक है। वो तो स्टेट ऑफ मैटर का, वो तो फिजिकल फोर्स की बात कर रहे हैं, केमिकल की इतनी बात नहीं कर रहे बेटा उस केस के अंदर। हाँ कह सकते हैं उस केस में बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, ओके सर। ठीक है। चलिए चलिए बेटा जी, देखो फिर इसके बाद मेरे को आपको ना कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने, क्वेश्चन आ जाते हैं कि आर के साथ कैसे डिस्टेंस होता है बेटा, इनकी एप्लीकेशन बतानी है, ठीक है। तो ठीक है बेटा, आज फिर मैं इतना ही रखता हूँ, ये फोर्सेज वाला पार्ट फिर हम 121 से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सर बेटा स्क्रीनशॉट भेज देना। ठीक है बेटा, अभी भेज देता हूँ। ओके ओके सर। थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय सर। ओके बेटा, ओके, बाय सर। बाय बाय बाय।